देखिए, हमने कल है ना सारी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। अग्रीव्ड की भी कर ली थी, अग्रीव्ड वुमेन कौन होती है, रिस्पोंडेंट की कर ली थी, हमने एम्प्लॉय की कर ली थी, ड्वेलिंग हाउस की कर ली थी और डोमेस्टिक वर्कर की कर ली थी जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, इन सब की अपन ने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। एक डेफिनेशन बची थी वर्क प्लेस की। किसकी डेफिनेशन बची थी? हमारी वर्क प्लेस की डेफिनेशन बची थी। तो देखिए, वर्क प्लेस देखो क्या होता है, मतलब ये भी वही बहुत एक्सटेंसिव डेफिनेशन है वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस में आप तीन चीजें तो देखो याद रखी रहेगी आपको। तीन चीज कौन सी? एक तो जैसे वो होते हैं ना जो ऑफिसेज होते हैं, ऑफिसेज में आपको मैंने कल याद करवाया था कैसे, DUEO। ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स एंटरप्राइजेस और उन जो भी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या, ये जो जिनको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट ही थोड़ी ऑफिसेस होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस थोड़ी होते हैं, इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेस भी होते हैं। तो इनके अलावा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और एक ऐसे ऑफिस, अपने दो शब्द याद करे थे ना, एक तो रहेगा ड्वेलिंग हाउस, एक तो क्या रहेगा? ड्वेलिंग हाउस रहेगा, और एक अपना क्या रहेगा? वर्क प्लेस रहेगा। अब वर्क प्लेस में भी ऑफिसेस रहेंगे, और ऑफिसेस भी दो तरीके के रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस और अनऑर्गेनाइज्ड ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिसेस में कौन से ऑफिसेस रहेंगे? जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है। और अगेन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट पर्सन के द्वारा, मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा क्या है? कंट्रोल्ड है। नॉर्मल कंपनीज भी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है। ठीक है, और वर्क प्लेस में एक क्या आ जाएगा? ड्वेलिंग हाउस आएगा। ये तो अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं मानती हूँ इसमें तो कुछ परेशानी नहीं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कुछ चीजों को अलग से लिखा है। क्या क्या लिखा है? कुछ कुछ चीजों को अलग से लिखा है। जैसे मान लीजिए इस लाइक हॉस्पिटल को इन्होंने अलग से लिखा है। इसके अलावा जितना मुझे याद आ रहा है, हॉस्पिटल्स के अलावा जैसे मैं मानती हूँ, मैं एक मैं जयपुर में काम करती हूँ, जयपुर में मेरा ऑफिस है। अब बात ये समझना, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू का। जयपुर में आपका ऑफिस है, तो हमने बात करी वर्क प्लेस की कि भाई एस्टेब्लिश्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन। अब मान लीजिए कि मुझे जयपुर से भेजा जा रहा है जोधपुर, ये जयपुर से मुझे भेजा जा रहा है कुंभलगढ़, क्या करने के लिए? ऑडिट करने के लिए। मैं जयपुर में ऑडिट करती हूँ, लेकिन इनकी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और भी इनकी कंपनीज है, तो उन्होंने मुझे कहाँ भेज दिया? जोधपुर भेज दिया, और या बैंगलोर भेज दिया, ऐसे करके भेज दिया कि तुम जाओ बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि मेरे साथ में क्या हुआ? मेरे साथ में बस में, जैसे जिस भी बस में मुझे उन्होंने भेजा या जिस भी ट्रेन में इन्होंने मुझे भेजा, तो वहां पे मेरे साथ में हेरेसमेंट हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये भी सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस माना जाएगा क्या? समझ में आया क्वेश्चन? आप तीनों को एक बार हैंड रेज करो। भाई बस में, ट्रेन में, बीच रास्ते में, जब मैं जा रही थी, जब मैं आ रही थी, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि ये भी वर्क प्लेस ये माना जाएगा? तो जी हाँ, ये माना जाएगा। ठीक है, तो अपन ने अभी चार चीजें याद कर ली। दो वर्क प्लेस, एक तो गवर्नमेंट वाले, एक प्राइवेट वाले। तीसरा मैंने ड्वेलिंग हाउस बता दिया। चौथा मैंने आपको हॉस्पिटल्स बता दिए। पांचवा मैंने आपको ये बता दिया, यदि कहीं जा भी रहे हैं अपन बीच रास्ते में या ऑफिस की तरफ से, तो भी वो किस में आ जाएगा? वर्किंग हाउस। और देख लेते हैं और क्या क्या है वर्क प्लेस में। देखो, कोई भी डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, मैंने कल भी सिखाया था, यहाँ बोलेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन। ठीक है, इनके द्वारा किसने क्या किया? ओन और फाइनेंस और कंट्रोल्ड बाय कोई भी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला था? कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हैंडल की जाती है, जिसके अंदर कमर्शियल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, हेल्थ सर्विस, कुछ भी किसी भी तरीके की सर्विसेज या कुछ भी आता है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल्स। चौथा मैंने आपको बताया था ड्वेलिंग हाउस। पांचवा मैंने आपको बता दिया ये एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने? कोई भी प्लेस विजिट किया जाता है, कोई भी प्लेस विजिट किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया ना इसके अंदर, उन्होंने मेरा टिकट करवाया, तो ये सारी चीज में आ गई, तो सात हो गई सारी चीजें। एक ये रह गया हमारा स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कंपटीशन, गेम वेन्यू,
whether residential or not used, whether residential or not used फॉर ट्रेनिंग स्पोर्ट्स अदर है। तो सिंपल सा आप याद कर लो, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए भी ले जाते हैं, गेम्स गेम्स वेन्यू, तो ये सारी चीजें किस में आती है, वर्क प्लेस में। ठीक है, दिखने में बहुत बड़ा है और बहुत कठिन लगता है, तो हमने सिंपल तरीके से तीन चीजें हमने वर्क, दो चीजें हमें ऑलरेडी याद है, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में भी दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट। वर्क प्लेस का दूसरी चीजें क्या होती है, ड्वेलिंग हाउस, ये हो गया तीसरा। ठीक है, चौथा मैंने आपको बता दिया, चौथा क्या बोला मैंने, वर्क प्लेस ड्वेलिंग ऑफ, हॉस्पिटल्स बता दिए, हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम। पांचवें मैंने बता दिया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है वो। और छठा स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, इसमें कुछ भी खास बात थी नहीं। ठीक है, अब आपको सब चीज सबको याद रहेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर होते हैं जो किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा या किसी लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड ऑनर्स के द्वारा फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द सर्विसेज, फॉर द सेल, फॉर द परचेज। ठीक है, किसी भी तरह व्हाट फॉर एनी काइंड ऑफ व्हाटसोएवर, और जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं 10 से कम, जितने लोग काम करते हैं 10 से कम एम्प्लॉयज काम करते हैं। पूरी डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्या बता दिया, टू ए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू ओ इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया वर्क प्लेस कैसे, एक बड़ा सा हम किसी कंपनी में जा रहे हैं जैसे, तो वो बड़ा सा गोला सा ऐसे वर्क प्लेस सा होता है। टू ओ, टू एन सेक्सुअल हेरासमेंट। ठीक है, टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली याद है मुझे, आप लोग भी देख लेना। और टू एम रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आए, बाकी नहीं भी समझ में आए तो आप सेक्शन 2 लगा के आ जाना, ये किसी तरीके से समझ में आए सेक्शन 2 लगा के आप आ सकते हैं। समझ में आ गया। अब कभी भी आपके सामने सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन आए, पोर्च की सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन आए, तो आपको टू एन में हमने कल क्या पढ़ा था, फिजिकल कॉन्टेक्ट इंक्लूडिंग एडवांसेस, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, ठीक है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, और एनी अदर जो भी ऐसे एक्ट है जो अनवेलकम है। ठीक है, अनवेलकम है वुमेन के लिए, तो इस सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। इसके अलावा शब्द याद करना, इम्प्लाइड एक्सप्लिट, इम्प्लाइड एक्सप्लिट, इम्प्लाइड एक्सप्लिट। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट, एक्सप्लिट मतलब एक्चुअल में। आप किसी भी महिला को ऐसे बोल रहे हो कि भाई मैं हम तुझे ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे देंगे। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे देंगे। आप किसी भी महिला को ऐसे बोल रहे हो, हम तेरा ना जो वर्क प्लेस है ना उसको डेट्रीमेंट कर देंगे, कम कर देंगे, या तेरा फ्यूचर और प्रेजेंट, तेरा प्रेजेंट और फ्यूचर जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ना उसके बारे में डरा रहे हैं। ठीक है, तो देख, तो ये तीन तीन चीजें, एक मैंने बोला इम्प्लाइड, एक मैंने बोला एक्सप्लिसिट। आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दोगे, उसको बोल रहे हो कि भाई इस मतलब किसी तरीके का उसका ऐसा कंडक्ट है, किसी तरीके से वो ऐसे बोल रहा है कि तुझे मैं ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। दूसरा ऐसा कोई कंडक्ट है, हम उसको बोल रहे हैं कि तुझे हम हम्म कि तुझे हम है ना डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दे देंगे यदि तूने ऐसा काम नहीं किया तो। तीसरा हम उसको बोल रहे हैं कि तेरा प्रेजेंट और तेरे फ्यूचर जो स्टेटस है ना, तेरा प्रेजेंट और जो तेरा फ्यूचर स्टेटस है तेरे वर्क प्लेस का, उसको हम कहीं ना उसके उसके संबंध में डरा रहे हैं। चौथा, आप उसके वर्क के साथ इंटरफेयर कर रहे हो, जैसे मैंने बोला था ना, एसी बार बार छेड़ रहे हो। ठीक है, एसी एक इवन मतलब ऐसा ऐसे मजाक इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप एसी बार बार छेड़ रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसके वर्क में इंटरफेरेंस कर रहे हो, आप क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बना रहे हो। इंटिमिडेटिंग मतलब कुछ भी आप मतलब इस तरीके से आपने उसको डरा दिया, इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट बना दिया, ऑफेंसिव एनवायरनमेंट बना दिया, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बना दिया, या उसको ह्यूमिलिएट ट्रीटमेंट कर रहे हो जो इसकी हेल्थ और सेफ्टी पर क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। देखो कितने पॉइंट याद करने हैं, 5 आपको ऊपर के याद करने, 5 आपको नीचे के याद करने। 3 नंबर की डेफिनेशन आएगी, यदि एग्जाम में 3 नंबर की डेफिनेशन आएगी तो आपको ऊपर वाले भी लिखना है। इसको क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट डेफिनेशन नीड्स टू बी रीड विद सेक्शन 3 अलॉन्ग विद सेक्शन 2n। ठीक है, 2n के साथ पढ़ी जाती है। 2n हमने पढ़ लिया, सेक्शन 3 में 5 चीजें, क्या चीजें, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये पढ़ लेते हैं अजय, कि कोई भी वुमेन्स, ये पॉजिटिव डेफिनेशन है वैसे तो, ये पॉजिटिव डेफिनेशन है। नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब पहले तो इन्होंने लिखा कि किसी भी वुमन को आप सेक्सुअली हरास नहीं कर सकते हो एट वर्क प्लेस। द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट ऑकर्स or is present in relation or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment। implied explicit, आप उसको एक्चुअल में अपने कंडक्ट से, या एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट दोनों शब्द है, ऐसा नहीं मतलब मान लीजिए कि दूर से कोई इंसान ऐसे
ऐसा काम करवा रहा है, एक्चुअल में नहीं करवा रहा। एक्चुअल होता है एक्सप्लिसिट, इम्प्लाइड मतलब अपने आप ही वुमन को इस तरीके से, इस तरीके के माहौल में ढाला जा रहा है। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट इस तरीके का। तो इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, इम्प्लॉयड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, दोनों सिमिलर है, तीसरा भी सिमिलर है। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट, इंटरफेरेंस विद हर वर्क, इंटिमिडेटिंग, ऑफेंसिव, हॉस्टाइल वर्क कर रहे हैं अपन उसके लिए, और ह्यूमिलिएट ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे उसकी हेल्थ और सेफ्टी को क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में कहा जाएगा। इस सर्कमस्टांसेस से किसी भी तरीके का, मतलब वुमन डर रही है या किसी भी तरह, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्क में आप उसको डरा रहे हो, और फोर्थ क्या करो, आप उसको लाइक ऑफेंसिव, हॉस्टाइल, इंटिमिडेटिंग, इंटरफेयर कर रहे हो उसके वर्क के साथ, और उसको ऐसे इस तरीके से अफेक्ट कर रहे हो कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी जो है ना, उसको नेगेटिव अफेक्ट पड़ रहा है। तो पढ़ लो एक बार, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड आता है। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, पढ़ ही क्या रहे हैं अपन, सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ना, पढ़ो जल्दी। सेक्शन नंबर 3, बेरेक्ट तो बेरेक्ट से पढ़ो, पेंसिल लगा। हम्म, अब देखो, हमें पता है चैप्टर जो 4 था वो चैप्टर नंबर सेकंड, पहला हो गया अपना 1 से लेकर 3 प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर सेकंड है आईसी। क्या है आईसीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। क्या नाम है चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। मैंने आपको क्या कहा था, वर्क प्लेस पे क्या रहती है, इंटरनल कंपनी। जैसे नॉर्मल अपन कंपनीज वगैरह देखते हैं तो वहां पे कौन सी कंपनी कमेटी रहती है, आईसीसी कमेटी रहती है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है आईसी कमेटी का, एग्जाम में पूछा था, और मैं बताती हूँ आपको। आई लिखा गया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, और मैं मतलब पता नहीं क्या माइंड में चल रहा था, मैं लोकल कंप्लेंट कमेटी का लिख कर आई। फिर मैंने थोड़ी सी जब मैंने 4-5 पॉइंट लिखे, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं, तो आईसीसी कमेटी का पूछा है, तो मैंने काट कर लिखा था। उसने वैसे वो मुझे 3 में से ढाई, मतलब 2.5 नंबर दे सकता था, उसने काट पीट के 2 ही नंबर दिए। पिछली बार का 2021 की बात है ये। ठीक है, क्योंकि गलती सी हो गई थी, मैंने काट के दोबारा लिखा था। तो एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस, देखो किसकी जिम्मेदारी है, अपन मान रहे हैं कि जो मैम, आईसी का, हाँ एक जनरल क्वेश्चन है मेरा कि ये जो माइनर एक्ट्स होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे इंटरव्यू में नहीं पूछते क्या ज्यादा? ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ होता है। है क्या? अरे खुद सोचो आप, इंटरव्यू कौन लेता है, हाई कोर्ट लेता है इंटरव्यू। तो हाई कोर्ट में ये चीजें नहीं चलती ना, हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में लाइक बेल, हाई कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, छोटे छोटे ऐसी चीजें पूछी जाती है। ये पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली यही प्रोविजन पूछे जाते हैं, बेल के प्रोविजन, अपील के प्रोविजन, किसकी कितनी पावर है, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर क्या है, ऐसे। ठीक जी मैम। है, अब देखो, समझो, हम इसको मान रहे हैं आईसी कमेटी कंपनी में बनती है। माइंड में कंफ्यूजन मत रखना, जैसे आप मान लो कि आईसी कमेटी कंपनी में बनती है। कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉयर। तो हर एम्प्लॉयर, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक आईसीसी कमेटी। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एक आईसीसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए, ये जैसे मैंने बोला कि ये मान लीजिए कंपनी है पारुल की, पारुल की कंपनी है, लेकिन
जैसे मान लीजिए कि बहुत एक कान्हा कभी आप लोगों ने सुना होगा या हल्दीराम कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो कान्हा और हल्दीराम की ब्रांचेस कोई एक ही जगह थोड़ी हो, ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है। ठीक है, तो अब ये कान्हा का जो डायरेक्टर है, अब ये तो एक ही जगह चीजें संभाल सकता है ना। तो इन्होंने कहा कि यदि मान लीजिए कि एक जगह की मतलब बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट लेवल्स पे, तो इंटरनल कमिटी हर जगह पे बनी है। समझ गए ना मैंने क्या कहा? कि यदि एक जगह तो ऑफ कोर्स एक जगह, लेकिन हर हर मतलब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस हैं, बहुत सारे उसके ऑफिसेज हैं, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर जगह कॉन्स्टिट्यूट होगी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन होंगे? तो आ जाइए, कौन होते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो सीनियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी ना, समझो सीनियर लेवल की प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लाइक मैं अपनी कंपनी की हेड थी, आईसी कंपनी, क्योंकि मैं एक होटल में काम करती हूँ, मैं सही बताऊँ, ऑडिट करती थी मैं होटल में। तो होटल्स में ज्यादातर आदमियों को रखा जाता है, मेल्स को रखा जाता है, फीमेल्स को कम रखा जाता है। तो वहां पे कितने लोग थे? वहां पे 55 लोग थे, 55 लोग थे, और 3-4 लड़कियां थी। देख जैसे सर्विस में, जो F&B सर्विस में शायद 2 थी, और FN लाइक फ्रंट ऑफिस था जहाँ पे रूम बुकिंग होते, वहां 2 थी, और एक मैं थी। मतलब हेड, तो किसको हेड बनाया जाता है? कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होती है ना, सीनियर लेवल की प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो उसको अमंग्स द एम्प्लॉय उनको बना दिया, मतलब सीनियर लेवल की जो वुमेन होती है, तो वहां पे उसको क्या बना दिया जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। क्वेश्चन है कि यदि सीनियर लेवल की वुमेन अवेलेबल नहीं है, तो मान लीजिए, मैं जैसे हल्दीराम जयपुर की बात है, ये हल्दीराम जयपुर है, ठीक है, और एक हल्दीराम जोधपुर है। वैसे जोधपुर जयपुर में दिखता नहीं, कम ही दिखता है। एक हल्दीराम दिल्ली है मान लो। अब इन्होंने कहा यदि जयपुर में सीनियर लेवल की वुमेन अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी अन्य अन्य यूनिट से भी क्या कर सकते हो? जो अन्य यूनिट है ना, वहां से भी किसी वुमन को क्या कर सकते हो? आप नॉमिनेट कर सकते हो। तो ये लिखा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगी? एक वुमन होगी जो सीनियर लेवल की होगी उस वर्क प्लेस पे। यदि मान लीजिए सीनियर लेवल की वुमन अवेलेबल नहीं है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ से नॉमिनेट किया जाएगा? जो अदर ऑफिसेज है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, सेम सेम व्यक्ति की, तो वहां से क्या कर दिया जाएगा? वहां से अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना। हो सकता है, मान लीजिए मान लीजिए पारुल है। क्या है ये? पारुल। तो पारुल के 2 यूनिट्स हो सकते हैं, और वो बड़े बड़े यूनिट्स हो सकते हैं। पारुल के जैसे मान लीजिए कि पारुल एक काम करती है, लाइक प्रोविजनल प्रोविजनल डिपार्टमेंट का काम ज्यादा है पारुल का। एक प्रोविजनल डिपार्टमेंट का काम है, और एक लाइक फूड सर्विस डिपार्टमेंट, IRD डिपार्ट फूड सर्विस डिपार्टमेंट का काम है। लाइक ये तो आटा, दाल, घी, मतलब इसके बड़े बड़े स्टोर चलते हैं पारुल के। आटा, दाल, घी, और ना लाइक प्रोविजनल जो भी वो चीजें होती है, ठीक है, मैदा, सूजी, ठीक है, एक तो एक ये डिपार्टमेंट चलता है। एक डिपार्टमेंट इसका पारुल का ही मतलब पारुल का ही दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? पारुल का दूसरा डिपार्टमेंट होता है लाइक फूड सर्विंग का डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए काना, हल्दीराम, इन इसकी पारुल की यूनिट चलती है। तो मान लीजिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि हर हर जो आपका प्रोविजनल लाइक हर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वहां पर एक महिला को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बना दिया सीनियर बंदे को। फिर मैंने दूसरा कहा कि यदि यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो तुम दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की महिला को क्या बना सकते हो? प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकते हो। ये आप लोग इस चीज से सहमत हो? यही कहा ना मैंने कि भाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरे में से बना लो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरे में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पारुल का दूसरा काम भी तो चलता है भाई। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लाइक प्रोविजनल स्टोर के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में अवेलेबल नहीं है, तो पारुल का फूड सर्विस वाला काम भी तो चलता है, अदर डिपार्टमेंट्स भी तो चलता है, तो अदर डिपार्टमेंट से बुला लो। मतलब इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जस्ट तुम्हें बताया। जैसे मान लीजिए, जैसे किया और क्रेटा, मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया, ये दोनों एक ही कंपनी, ये दोनों एक ही मालिक है इन दोनों का। कौन है? एक ही मालिक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई। क्योंकि वही अपन जैसे ये किया किया जैसे हम जैसे लोग जो लाइक मिलेनियल्स लोग हैं, हमारे जैसे लोग, ठीक है, और जेनजी जैसे लोग हैं, तो उनको किया गाड़ी ज्यादा सुंदर, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, उसके जो फीचर्स हैं, उसका जो इंटीरियर है वो ज्यादा अच्छा है। और क्रेटा क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जो बड़े लोगों को पसंद आती है, लाइक 40 अबव एज वाले लोगों को ज्यादा पसंद आती है। और दोनों समझो, दोनों एक ही, मतलब इसके मालिक ने दिमाग लगा रखा है कि भाई मुनाफा किसको हो रहा है, चाहे कोई किया खरीदे चाहे क्रेटा खरीदे,
इसके मालिक को मुनाफा हो रहा है। अब मान लो ये तो क्या है, मतलब ये जो मालिक है इसका किया का डिपार्टमेंट अलग है और क्रेटा का डिपार्टमेंट अलग है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि किया की भी बहुत सारी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। एक यदि मान लीजिए यहाँ पे सीनियर लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में पर्सन अवेलेबल नहीं है तो दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बुला लो, ठीक है। और इन्होंने कहा कि यदि आपकी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है तो आपके जो अदर डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं लाइक क्रेटा से बुला लो। एक बार हैंड रेज कर दूं, कंफ्यूजन होता है इन चीजों में कि क्या बोल रहे हैं बार 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 बार। समझ में आया ना? आ जाइए पढ़ लेते हैं कि आईसी कमेटी में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसमें वुमन, जो सीनियर लेवल की वुमन होगी उसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। यदि सीनियर लेवल की वुमन अवेलेबल नहीं है तो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से क्या कर लिया जाएगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बुला लिया जाएगा। फिर ये लिखा है कि अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड बाय एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मानते समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल, अपन ने 2-3 बार डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ, एक तो कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो होगी वोमेन। अब not less than 2 members amongst employee preferably committed to cause of women and who had experienced the social, ये शब्द याद रखो कि वो committed to the cause of women शब्द नहीं आता एग्जाम में, याद नहीं आता। हम बोलते हैं कि लाइक दो मेंबर कोई भी हो सकते हैं, लाइक लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकते हैं, जो 2 मेंबर होंगे। नॉट लेस देन 2 members, नॉट लेस देन 2 members मतलब जो 2 मेंबर हैं वो उस मतलब कोई भी एम्प्लॉय उनमें से लाइक आईसी कमेटी का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो जो मेंबर है वो वुमेन के प्रति लाइक समर्पित होने चाहिए, कमिटेड टू द वुमेन के कामों के प्रति समर्पित होने चाहिए, उनका सोशल वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको लीगल नॉलेज होनी चाहिए। फिर एक मेंबर उठा के लाएंगे आप एनजीओ से, मतलब 3 मेंबर तो हमने कहाँ से ले लिए, 3 मेंबर तो हमने ऑफिस से ले लिए, एक मेंबर हम लेकर आएंगे एनजीओ से, ठीक है, जो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और पर्सन फेमिलियर विद द इशू रिलेटिंग टू सेक्सुअल हेरासमेंट, जो कमिटेड है कॉज ऑफ वुमेन के लिए, सेक्सुअल हेरासमेंट के लिए, जो उनको प्रिवेंशन से रिलेटेड क्या करती है, काम करती है। और इनमें से आधे मेंबर क्या होंगे, आधे मेंबर जो होंगे वुमेन होंगे। एक बार हैंड रेज करो, कितने मेंबर बोले हमने, 1 2 3 4, 4 ही हुए। कितने मेंबर बोले, 4, मतलब ये ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे नॉट लेस देन है। एक कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, 2 कौन होंगे, नॉर्मल एम्प्लॉयज होंगे जो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन है या सोशल वर्क करते हैं, और एक कहाँ से लेकर आएंगे हम, एनजीओ से। कहाँ से लेकर आएंगे, एक एनजीओ से। और इनमें इन्होंने कहा कि टोटल कितने नंबर हो जाए लेकिन हाफ ऑफ द मेंबर आपकी वुमेन होनी चाहिए। एक बार हैंड रेज करो, याद रहेगा क्या, 4 मेंबर लिख दो यहाँ पे, 4 मेंबर, मिनिमम 4, मैक्सिमम की वो नहीं है, मैक्सिमम तो देखो यहाँ पे लिखा है नॉट लेस देन 2 मेंबर, नॉट लेस देन 2 तो 10 भी हो सकते हैं ना, मिनिमम को कम कर दिया इन्होंने, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने समझो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 नॉट लेस देन 2 मेंबर तो आपके एम्प्लॉय रहेंगे और एक मेंबर आपके एनजीओ से लेकर आएंगे, और टोटल के 1/2 वुमेन होगी। आपकी आईसी कमेटी 3 साल तक ऑफिस होल्ड करेगी। कितने साल तक ऑफिस होल्ड करेगी, 3 साल तक। और ये जो एनजीओ का बंदा बुलाया ना अपन ने, उसको अपन को फीस पे करनी पड़ेगी। एनजीओ का जो बंदा है, एनजीओ का जो पर्सन बुलाया ना हमने, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फीस और अलाउंसेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है आपसे कि कब प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर को क्या कर दिया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले वो सेक्शन 16 का कॉन्ट्रावेन करता है। कॉन्ट्रावेन मतलब सेक्शन 16 क्या है, लाइक मान लीजिए कि मोहन और पारुल के बीच में कोई केस चल रहा है आईसी कमेटी के सामने, तो जो मेंबर है इनको मुंह बंद करके रखना होता है। भाई गलत है ना, किसी वुमन के बारे में और किसी के बारे में अपन गलत, और ये क्या कर रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तो सेक्शन 16 का क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीवेन कर रहे हैं ना, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। इनके संबंध में कोई एक मतलब दे हैज बीन कंडक्टेड फॉर एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस में वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं या किसी ऑफेंस की इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स पेंडिंग अगेंस्ट हिम, तो ना तो उन्हें कन्विक्ट होना चाहिए किसी भी ऑफेंस में, ना ही उनके प्रति कोई इंक्वायरी चलनी चाहिए किसी भी ऑफेंस की, ठीक है। दे हैव बीन फाउंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, और ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए गिल्टी फाउंड है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, दोनों चीजें। देखो ऊपर भी तुम देखोगे कन्विक्टेड है या प्रोसीडिंग चल रही है, और नीचे लिखा है इन्होंने कि कोई आपकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ, आप गिल्टी है, क्विल्टी नहीं है, आप गिल्टी फाउंड हुए हो या आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, आपने अपनी पोजीशन का अब्यूज कर लिया,
आपने अपनी पोजीशन का अब्यूज कर लिया है जो प्राइवेट जो पब्लिक इंटरेस्ट में है ना। तो इस मेंबर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, और कैजुअल वैकेंसी फ्रेश नॉमिनेशन के द्वारा क्या की जा सकती है, भरी जा सकती है। सिंपल सा, हमने कुछ नहीं पढ़ा। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। एक एम्प्लॉयर होगा, क्या होगा, एक एम्प्लॉयर होगा। एम्प्लॉयर रिटर्न में एक आईसी कमेटी बनाएगा, क्या बनाएगा, आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कमेटी में मिनिमम 4 मेंबर होंगे, जिसमें से एक मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। यदि वो जो सीनियर लेवल की वुमेन है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगी। यदि आपके सीनियर, और इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, यू नीड टू फॉर्म आईसीसी एट एवरी यूनिट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यदि आपके पास में सीनियर वुमेन नहीं है तो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बुला लो, यदि दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की नहीं है तो दूसरे किसी डिपार्टमेंट से बुला लो, ठीक है। जो दो नॉट लेस देन 2 मेंबर एम्प्लॉइज होंगे जो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, याद करवाया ना मैंने, कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन होंगे और लाइक सोशल वर्क का काम करेंगे। और एक आप एनजीओ से बुलाओगे, कहाँ से बुलाओगे, एनजीओ से बुलाओगे। एनजीओ, जिसको एनजीओ से बुलाए उसको अपन फीस पे करेंगे, क्या पे करेंगे, फीस और अलाउंस पे करेंगे। फिर इन्होंने कहा कब इन्हें रिमूव किया जा सकता है, 1 2 3 4 स्थितियों में रिमूव किया जा सकता है। कौन कौन सी स्थिति, जब आप सेक्शन 16 का कॉन्ट्रावेन कर रहे हो। सेक्शन 16 क्या है, आपको मुंह बंद करने के लिए कहा गया है कि भाई आप किसी भी ये जो प्राइवेट चीजें हैं ऑफिस ऑफिस के, आप किसी को नहीं बताओगे, आपने मुंह खोल दिया, ठीक है। आप सेक्शन 16 का कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, आप किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो, या आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी ट्रायल पेंडिंग है, ठीक है, आप नहीं बन सकते मेंबर। दूसरा, आप किसी लाइक आप गिल्टी हो, गिल्टी फाउंड हो, आप क्या हो, गिल्टी फाउंड हो किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की, या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपके पास में चल रही है। और लास्ट, आपने अपनी पोजीशन का क्या किया, अब्यूज किया है, क्या किया आपने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में आपको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। और आईसी कमेटी 3 साल तक के लिए क्या रहती है, 3 साल तक इसके मेंबर बने रहते हैं, फोर्स में रहते हैं। एक बार हैंड रेस करो, और कितना 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। क्या करना है आपको, सेक्शन चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करना है, 2 मिनट नहीं 4 मिनट का टाइम। सेक्शन 2, ये चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक्सप्लेन या राइट नोट ऑन आईसी कमेटी। एक बार हैंड रेस कर दूं, वेरेट से पढ़ लिया ना, समझ में आ गया क्या, सिंपल है, एग्जाम में पूछा जाता है। हम 100%, जैसे आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन, आईसी कमेटी क्या सीन रहता है इनका, आईसी कमेटी कैसे बनती है। अब आ जाओ एलसी कमेटी, देखो क्या लिखा है एलसी कमेटी, क्या करा है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नोटिफाई अ डीएम और एडिशनल डीएम और द कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर। मैंने, आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ज्यादा अपन को डिटेल में जाना नहीं है, कि सेम जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं। सिविल जज मतलब सिविल में रहेंगे तो सिविल जज रहेंगे, क्रिमिनल में रहेंगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेंगे। तो मान लीजिए एग्जीक्यूटिव जो भी होते हैं ना, ये लाइक जब ये थोड़ा सा ऑफिस वॉफिस का काम करते हैं तो ये रहते हैं डीएम, एसडीएम, सॉरी डीएम, एडीएम। और यदि सिविल का काम करते हैं तो सिविल में चलते हैं ना, तो इनको ये बनते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, दोनों सिमिलर सी पोस्ट है। तो मैंने कहा कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई अ डीएम और एडिशनल डीएम और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। मतलब डीएम, एडीएम, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिप्टी कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर नहीं तो डिप्टी कलेक्टर है, इनको बना दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बनाएगी, समझो। अब ये ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ड्वेलिंग हाउस, उन चीजों को संभालने वाली चीजें आ गई, समझ रहे हो ना, ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग से बता दिया है। अभी तक तो हुआ जो कंपनीज की बात है, लेकिन कंपनीज के अलावा भी तो और भी कोई चीजें होती है, ड्वेलिंग हाउस हुआ, कंपनीज के अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ, इनको कौन संभालेगा, समझ लो। कंपनी में तो ऐसी कमेटी बन जाती है, तो इनको संभालने के लिए आ जाते हैं गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगी, किसको, डीएम एडीएम को, या कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर को, ठीक है। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल कॉन्स्टिट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट अ कमिटी नोन एज लोकल कमिटी। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या बनाएगा, एक लोकल कमिटी बनाएगा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की क्या करेगी, कंप्लेन रिसीव करेंगे फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट वे, और देखो, फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट वेयर द आईसी कमिटी हैज नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर और इफ द कंप्लेन इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया क्या,
किस लिए बनती है एलसी कमेटी? कभी आपसे बोला गया एलसी कमेटी क्यों बनेगी? तो जहां पे 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, ध्यान से सुनना, जहां जहां पे 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, तो 10 से कम एम्प्लॉयज अपन कहाँ पर देखते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं, और लाइक ड्वेलिंग हाउस में देखते हैं। और एक चीज और देखो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एम्प्लॉयर आईसी कमेटी बनाएगा। क्या एम्प्लॉयर खुद सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं कर सकता क्या? गरिमा, रेखा, रितिका, विनी, एम्प्लॉयर खुद भी तो कर सकता है ना सेक्सुअल हरेसमेंट। अब एम्प्लॉयर खुद आईसी कमेटी बना रहा है और एम्प्लॉयर खुद सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम तब भी वहां पे एलसी कमेटी में क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। मेरी मेरी बात समझने की कोशिश करना। अभी तक हम चल रहे हैं वर्क प्लेस, ड्वेलिंग हाउस। वर्क प्लेस में भी हम चल रहे हैं ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस, अनऑर्गेनाइज वर्क प्लेस, लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और ड्वेलिंग हाउस तो चल ही रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी कमेटी बनती है? आईसी कमेटी, आईसीसी। आईसीसी कमेटी कौन बनाता है? एम्प्लॉयर बनाता है। ये सब चीजें। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरा इतना छोटा छोटा सा कमरा है, 10 बाय 10 का जो भी कमरा है, इसमें मैं ही यहाँ से लाइक 2-4 जनों को बुलाती हूँ और मेरी बुक्स वगैरह पैक करते हैं, कुछ मेरे लाइक नोट्स वगैरह बना देते हैं। ठीक है, अब मैं हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो मैंने तो कोई आईसी कमेटी थोड़ी बना रखी है, मैंने थोड़ी ऐसी, तो मुझे इन लोगों को कौन संभालेगा? एलसी कमेटी। कौन संभालेगा? एलसी कमेटी। और दूसरा, ड्वेलिंग हाउस में जो डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं उनको भी कौन संभालेगा? एलसी कमेटी। और ध्यान से सुनो कि मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ जिसमें आईसीसी कमेटी बनती है। आईसीसी कमेटी है, लेकिन एम्प्लॉयर के खिलाफ ही उस महिला को क्या करनी? कंप्लेन करनी। एम्प्लॉयर के खिलाफ भाई, आईसी कमेटी का काम, एंड काम यही है कि वो एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब खुद सोचो, एम्प्लॉयर खुद ही सेक्सुअल हेरेसमेंट का रिस्पॉन्डेंट है, तो एम्प्लॉयर के खिलाफ आप किसको करोगे? आईसी कमेटी को करोगे, तो वो तो उसी ने बनाई है। तो आप एम्प्लॉयर के खिलाफ किसको करोगे? एलसी कमेटी को कर सकते हो। एक बार हैंड रेज करो, 3 चीजें में एलसी कमेटी आती है: 10 से कम लोग, ड्वेलिंग हाउस, और एम्प्लॉयर के खिलाफ। क्या है? एम्प्लॉयर के खिलाफ ही ऑफेंस कमिट हुआ है। तो कौन बनाएगा? कौन बनाता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन बनाती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नहीं बनाती, नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन बनाती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है? डीएम, एडीएम या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इसको बना देती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या बनाती है? एक एलसी कमेटी बनाती है। एलसी कमेटी बनाती है, और एलसी कमेटी क्या क्या सुनेगी? कंप्लेन सुनेगी। किन किन से कंप्लेन सुनेगी? उन उनसे कंप्लेन सुनेगी जहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। क्यों कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी? क्योंकि वहां पे 10 से कम लोग थे और कंप्लेंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है ना। सुनो, मैंने कहा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बड़ा आदमी है, वही आदमी नहीं है भाई। डीएम को बना रहे हैं अपन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कलेक्टर को बना रहे हैं डिप्टी ऑफिसर, लाइक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थोड़ी सारी चीजों को संभालेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करेगा एक नोडल ऑफिसर। क्या अपॉइंट करेगा? एक नोडल ऑफिसर हर ब्लॉक। देखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहाँ बन रहा है? डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट इज अ बिग थिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इज अ बिग थिंग। कौन पहुंचाएगा तुम्हारी वहां तक कंप्लेंट? तो हर जगह, मतलब हर ब्लॉक पे, हर तालुका पे, हर तहसील पे, हर रूरल ट्राइबल एरियाज पे, हर बॉर्डर म्युनिसिपल एरिया पे कंप्लेंट रिसीव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसको अपॉइंट करेगा? एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। मैं मानती हूँ समझ में आया, खत्म, कुछ भी नहीं है। हमने कहा, आपसे पूछा एलसी कमेटी कैसे बनती है, तो एलसी कमेटी बनाने के लिए सबसे पहले जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, किसको? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एलसी कमेटी बनाता है। एलसी कमेटी का काम है कंप्लेन को सुनना। अब हर जगह तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं पहुंच पाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हर तालुका, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर लाइक अर्बन एरिया, रूरल एरिया में क्या करेगा? कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। और कंप्लेंट, ठीक है, और ठीक है, कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, और ये नोडल ऑफिसर लोकल कमेटी को 7 दिन के अंदर ये कंप्लेंट भेज देगा कि भाई ये कंप्लेंट मेरे पास में आई। ठीक है, तो मैं मानती हूँ आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। अब आते हैं कंपोजिशन। डिस्ट्रिक्ट, द लोकल कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, तो लोकल कंप्लेंट कमेटी में कौन होगा? वहां कौन था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन था? नाम शब्द अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगी? वुमन। यहाँ पे चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड, मतलब एक एक चेयरपर्सन होगी, वो भी होगी औरत।
एक चेयरपर्सन होगी, टू भी। अब औरत कौन सी होगी भाई, तुमने कंपनी में तो औरत, तुमने सीनियर लेवल की औरत निकाली, इस दुनिया में तो अथा कंपनी मतलब यदि हम एलसी कमेटी बनाएंगे तो किसको चेयरपर्सन बनाओगे आप? ठीक है, इतने अथा वुमेन है, तो इन्होंने बोला कि चेयरपर्सन आप एमिनेंट मतलब एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध वुमन को, प्रसिद्ध वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। ये शब्द मैंने आपको 5वीं 6ठी बार बोला, याद कर लो। कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। आपको यदि किसी महिला को चेयरपर्सन बनाना है, जैसे मान लीजिए कि पारुल एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसका काम ही यही है कि जो महिलाएं जिनके जो खिलाफ जो चीजें हो रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके संबंध में लाइक उनको कानून तक को ले जाना, उसके लिए। तो इन्होंने कहा लोकल कंप्लेंट कमेटी में एक महिला हो, जो चेयरपर्सन होगी वो एक महिला होगी। वो चेयरपर्सन कौन होगी? सोशल वर्क का काम करेगी, कमिटेड का काम, कमिटेड टू वर्क रहेगी, और कॉज ऑफ कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन रहेगी। फिर मैं मानती हूँ चेयरपर्सन कौन होगी? एक वुमन। जो कौन सी वुमन होगी? एमिनेंट वुमन। एमिनेंट का वुमन का मतलब प्रसिद्ध महिला, ऐसे नहीं किसी को बना दिया, एक प्रसिद्ध महिला जो सोशल कॉज लाइक जो सोशल वर्क करती है, जो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन रहती है। फिर एक मेंबर आप लोगे, उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक मेंबर आप लेकर आओगे ब्लॉक, तालुका, तहसील। वन मेंबर नॉमिनेटेड अमंग्स द वन वुमन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और म्युनिसिपैलिटी। दूसरे मेंबर, तीसरा मेंबर आप क्या लेकर आओगे? दो मेंबर ऊपर कितने लेकर आए थे? एक मेंबर एनजीओ से लेकर आए थे, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन नहीं लिखी थी, बस ऐसे लिखा था कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। इन्होंने कहा दो मेंबर लेकर आओगे, जिसमें से एक वुमेन होगी, ठीक है, जिसमें से एक वुमेन होगी, टू बी नॉमिनेटेड अमंग द एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन पर्सन। देखो सिंपल, सबसे पहले एक होगी चेयरपर्सन। कौन होगी? एक एक होगी चेयरपर्सन। चेयरपर्सन होगी एमिनेंट वुमन। एमिनेंट वुमन होगी जो सोशल कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमन है या सोशल वर्क है, उसमें से आप एक वुमन को उठा लो और उसको चेयरपर्सन बना दो। क्या बना दो? चेयरपर्सन बना दो। फिर और भी तो लोग हैं ना, ये तो चेयरपर्सन तुमने बना दिया एलसी कमेटी में, लेकिन तालुक, तहसील और ये जो ब्लॉक है, इनमें भी तो लोग हैं। तो इनमें आप क्या करोगे? इनमें से एक मेंबर को आप एलसी कमेटी का मेंबर बना दो। दो एनजीओ के मेंबर लेकर आओ। कितने मेंबर लेकर आओ? दो एनजीओ के मेंबर, जिसमें से एक महिला वुमन होगी। ठीक है, एक महिला वुमन होगी। कौन सा एनजीओ रहेगा? ऐसे तो एनजीओ कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई कराने वाला भी हो सकता है, लेकिन ऐसा एनजीओ जो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन है। कौन है? कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, इसको बुलाया जाएगा। तो कितने लोग हमने पढ़े? एक चेयरपर्सन। इसके बाद में मैंने अपन ने एक चेयरपर्सन पढ़ा, एक चेयरपर्सन के अलावा हमने पढ़ा ब्लॉक, तालुका, तहसील से एक वुमेन आएगी, तो दो। ठीक है, दो लोग हो गए। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि दो एनजीओ से लेकर आएंगे, तो कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। एक बार हैंड रेज कर दो। 5 लोग। आईसी में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 लोग। एक चेयरपर्सन, क्योंकि एक चेयरपर्सन, ठीक है, एक वुमेन अपन ने ब्लॉक, तहसील, तालुका से उठाई, नॉमिनेट की, और एक वुमेन मतलब दो वुमेन, दो लोग आप एनजीओ से लाओगे, जिसमें से एक वुमेन होगी। और एनजीओ कौन होगा? जो कमिटेड टू द सोशल वर्क हो, लाइक कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन हो, सोशल वर्क करता हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत बड़ा है इसके अंदर चीजें, कि इनमें से प्रोवाइड एटलीस्ट वन नॉमिनी प्रेफरेबली हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। मतलब इनमें से जो भी मेंबर हैं, मेंबर में से एक व्यक्ति के पास में लीगल नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लीगल नॉलेज होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शैल बी वुमेन बिलोंगिंग टू एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड और कम्युनिटी क्लास। इन्होंने कहा कि जो मतलब क्या होगी? जो एक वुमन है, लाइक एक नॉमिनी जो है, लाइक जो एक वुमन नॉमिनी है, उसका एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटी से बिलोंग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बिलोंग होना जरूरी है। फिर द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर एंड वुमेन ऑफ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी अ मेंबर एक्स ऑफिशियो। कौन से मेंबर? भाई जो सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसे ऐसे बना दी जाती है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो ऐसे बोल दिया जाएगा कि भाई आप क्या हो? आपका काम सोशल वेलफेयर करना है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसका जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो यहाँ का एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कितने लोग बोले आ जाओ एलसी कमेटी में? याद करना, रटना भी नहीं है। पहले आईसी कमेटी की बात करते हैं। मैं मानती हूँ समझ में होगा। आईसी में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगी जो वुमेन होगी, ठीक है, एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर, दो एम्प्लॉय होंगे और एक एनजीओ से लेकर आएंगे।
ये तो आईसी कमेटी होगी। जब हम एलसी कमेटी की बात करें तो एक चेयरपर्सन होगी, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पे अपने चेयरपर्सन बोलते हैं। एक चेयरपर्सन होगी। चेयरपर्सन कौन होगी? एमिनेंट। अब चेयर यहाँ तो तुम कंपनी में से उठा लोगे, यहाँ कंपनी का है। चेयरपर्सन कौन होगी? एक एमिनेंट वुमन होगी जो कमिटेड टू द सोशल कॉज रहेगी एंड फलाना ढिमकाना। एक तो होगी चेयरपर्सन। इसके अलावा चेयरपर्सन के अलावा मैंने आपको बोला तालुका से उठा के लाएंगे, छोटे छोटे तालुका, वार्ड, म्युनिसिपैलिटी से एक बंदा उठा के लेकर आएंगे इंटेलिजेंट। ठीक है, दो लोग अपन एनजीओ से लेकर आएंगे जिसमें से एक वुमन होगी। समझ लो, दो लोग अपन एनजीओ से लेकर आएंगे तो जिसमें से एक वुमन होगी। और इन्होंने बोला कि इन्होंने कहा कि जितने भी लोग अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, इनमें से एक मेंबर को लॉ और लीगल नॉलेज होनी चाहिए, और जो वुमेन अपॉइंट मतलब वुमेन जो है मेंबर, उनमें से कोई एक वुमन का एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या होना चाहिए? नाता होना चाहिए। इसके अलावा अपन ने ये पढ़ा। और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। बताओ, एक दो तीन। एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होगा? जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड को क्या करता है? देखता है। मैं एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा याद, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पढ़ो, एक सेकेंड, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पढ़ो, पूरा पढ़ो, यहाँ से 6 से पढ़ो और आगे मेरे को बता देखो, मैं 6 में पढ़ रही हूँ, 7 आप पढ़ना। कि हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में, सॉरी 5th में, कि हर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक क्या बनाएगा? डीएम को या एडीएम को या कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को क्या बना देगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना देगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलसी कमेटी बनाएगा हर जगह। क्या बनाएगा? एलसी कमेटी बनाएगा। डन। और कहाँ कहाँ कंप्लेन लग सकती है एलसी कमेटी में? जहां पे 10 से कम मेंबर हो और जहां पे एम्परर खुद उसके अगेंस्ट ही क्या हुई हो? कंप्लेंट रेज हुई हो। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? हर जगह एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। भाई डिस्ट्रिक्ट भी तो बड़ा ही है, कोई छोटा थोड़ी है। तो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए 10-15 जगह है, तो क्या करेगा? हर ब्लॉक में, हर तालुका में, हर तहसील में, हर ट्राइबल एरियाज में क्या कर देगा? एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर देगा। नोडल ऑफिसर क्या करेगा? कंप्लेन को लेगा। अब सेक्शन नंबर 7, एक चेयरपर्सन होगा जो एमिनेंट वुमन होगी। ठीक है, एक मेंबर लाइक ब्लॉक तालुक तहसील से मंगाएंगे। 2 मेंबर अपन एनजीओ से मंगाएंगे जिसमें से एक वुमन होगी। और ये जो ऊपर पढ़ रहे हैं ना, उसमें से कोई भी एक मेंबर को क्या होना चाहिए? लाइक लॉ और लीगल बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए, या एक जो मेंबर जो महिला है उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास का होना जरूरी है। इसके अलावा एक आदमी और अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने? कि द कंसर्न ऑफिसर जो सोशल वेलफेयर और वुमेन से रिलेटेड है, वो यहाँ के एक्स ऑफिसर क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। तो कौन कौन बोले अपन ने? एक चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन बोली, एक वार्ड वाला व्यक्ति बोला जो वार्ड से लेकर आएंगे, 2 अपन ने एनजीओ वाले व्यक्ति बोले। ठीक है, 2 एनजीओ वाले व्यक्ति बोले, और एक अपन ने सोशल वेलफेयर का जो सोशल वेलफेयर और कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन में चीजों को डील करता है ना, उसका कंसर्न ऑफिसर एक्स ऑफिशियो क्या हो जाएगा? यहाँ का यहाँ का मेंबर हो जाएगा। तो एक एक दो, 2 1 3 1 4, इसमें कितने लोग होंगे? इसमें 5 लोग होंगे। और उसमें कितने लोग थे मिनिमम? उसमें मिनिमम थे 4 लोग। याद है क्या? देखो वापस बोलो। एक होगी चेयरपर्सन, ध्यान रखो, एक चेयरपर्सन होगी, वो एमिनेंट वुमन होगी। ठीक है, कौन सी वुमन होगी? एमिनेंट वुमन होगी। इसके अलावा एक अपन तालुका वालुका से लेकर आ जाएंगे। कहाँ से लेकर आ जाएंगे? तालुका, लाइक म्युनिसिपैलिटी। तो अपन एनजीओ से लाएंगे जिसमें से एक होगी वुमन, एनजीओ जो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन है। इसके अलावा ये 2 1 3 1 4, और एक कंसर्न ऑफिसर जो सोशल वेलफेयर देखता है महिलाओं का, बच्चे का, उसका कंसर्न ऑफिसर यहाँ का एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। 6 लोग हो गए ना? हो गए कि 6 लोग? 5 लोग। 5 आ गए, यहाँ 5 है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया। तो अभी इन्होंने कहा कि कितने साल तक रहेगी? अब सिमिलर चलेगा, जैसे आईसी कमेटी कितने साल तक थी? 3 साल की, ये भी 3 साल तक की रहेगी। इनको कब हटाया जा सकता है? तो इनको तभी हटाया जा सकता है जब वो सेक्शन 16 को कॉन्ट्रावीन करे, जो अपन ऊपर पढ़ के आए थे। जो किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड है, या किसी ऑफेंस की इंक्वायरी जिसके अगेंस्ट चल रही है, जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग के गिल्टी फाउंड हो चुके हैं, या डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रही है, और जिन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया है? पोजीशन को प्रेजुडाइज कर दिया है, मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया? अब्यूज कर दिया है। क्या कर दिया? अब्यूज कर दिया। तो उनको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा।
एक लास्ट सेक्शन देख, एक बार हैंड रेस करो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पढ़ के आओ लोकल। एक बार पहले समझ में आ गया क्या? भाई आईसी कमेटी कंपनी के अंदर बनती है, लोकल कमेटी गवर्नमेंट बनाता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, पढ़ के आओ जल्दी 2 मिनट के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी ये एलसी, बार हैंड रेस कर दो, समझो मेरी बात। ध्यान रखना है आपको, आईसी कमेटी कंपनी में दिखती है आपको, एलसी कमेटी के लिए ऑफकोर्स गवर्नमेंट बनाएगी ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बनाएगी? एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? एक नोडल ऑफिसर बनाएगा। नोडल ऑफिसर क्या करेगा? हर जगह से कंप्लेन ला ला के एलसी कमेटी को देगा 7 दिन के अंदर। ठीक है, नोडल ऑफिसर देखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोडल ऑफिसर बनाता है, छोटी छोटी जगहों पे बनाते हैं नोडल ऑफिसर बहुत सारी जगह। और नोडल ऑफिसर का काम क्या है? एलसी कमेटी को 7 दिन के अंदर कंप्लीट देना। कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। एक चेयरपर्सन जो एमिनेंट वुमन होगी, 2 एनजीओ से लेंगे जिसमें से एक वुमन होगी, एक अपन उठा लेंगे, एक सॉरी उठा लेंगे, एक अपन लेंगे मैं तहसील वार्ड वगैरह से, और एक कंसर्न ऑफिसर होगा जो सोशल हेल्थ ये वुमन का देखता है उन बच्चों का, वो कंसर्न ऑफिसर ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। ग्रांट एंड ऑडिट लास्ट सेक्शन है, नहीं कोई पूछता। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जो लॉ बनेगी उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देगी। क्या देगी? स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी बना सेटअप कर सकती है और ट्रांसफर द ग्रांट टू सबसेक्शन 1 ऑफ दैट एजेंसी। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी, इसी सेक्शन के तहत एजेंसी बना देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को दे देगी। फिर एजेंसी किसको देगी? एजेंसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे देगी। किसको दे देगी एजेंसी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे देगी, बस खत्म। ठीक है, और द अकाउंट्स ऑफ एजेंसी शैल बी मेंटेन्ड बाय ऑडिटेड इन द कंसल्टेशन विद अकाउंट जनरल ऑफ द स्टेट। कौन, आप ये देख लेना, ये पूछा जाए कि ये जो एजेंसी है वो कैसे मेंटेन और ऑडिट होगी, तो अकाउंट जनरल ऑफ द स्टेट। तो इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब आपसे पूछा गया ग्रांट ऑडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, देखो कंपनी को ग्रांट ऑडिट करने की देने की जरूरत नहीं है, मानो, लेकिन जो अदर चीजें, लोकल ऑफिसर फ्री में काम कर रहे हैं क्या? वार्ड ऑफिसर फ्री में काम कर रहे हैं क्या? तो ग्रांट और ऑडिट के अंदर लिखा है कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी। क्या बनाएगी? एजेंसी बनाएगी। ठीक है, एजेंसी बना के, और एजेंसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पैसे देगी। किसको देगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पैसे देगी। और ये मेंटेन कौन करता है? तो अकाउंट जनरल ऑफ द स्टेट मेंटेन करता है, बस खत्म। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया हो, कल अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ज्यादा है मतलब ये जो इरिटेटिंग वाले थे वो खत्म हो गए, अब अपने अच्छे आएंगे। कंप्लेन कब विड्रॉ हो सकती है, कब इंक्वायरी हो सकती है, सारी चीजें। थैंक यू सो मच।